फराज साहब, अब दो चीजें हैं। मैं उससे पहले एक और चीज अनिल सिन्हा साहब ने कही थी उसको, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि बात कंप्लीट हो जाए। अनिल सिन्हा साहब ने जेपी की बात कही थी कि आइडियोलॉजिकली जरूरत पड़ी थी तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, जो उनके जिसको बेटी की तरह स्नेह देते थे। लेकिन ये भी याद रखना है, और ये भी कहीं ना कहीं दस्तावेज में दर्ज है और आज भी दर्ज करा दिया जाए, कि जब इंदिरा गांधी की शिकस्त हुई 77 में, तो जेपी ही पहले व्यक्ति थे जो उनके घर गए थे अभिभावक के तौर पे, और उनसे कहा था ये पॉलिटिक्स है, तुम फिर वापस आओगी। उन्होंने कोई ये नहीं उनको जाके, जैसे आजकल होता है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत और राहुल मुक्त भारत, उन्होंने जाके कहा था कि भाई ये तो पॉलिटिक्स है, ठीक है सजा हुई और तुम फिर वापस आओगी। ये, और किसके साथ जाके? चंद्रशेखर के साथ जाके। चंद्रशेखर जितना तीव्र और तेज तर्रार मतलब पार्लियामेंट में बोलने वाला कम लोग हुए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं ये चीजें, जो नई जनरेशन है, लोगों को ये पता रहना चाहिए कि किस तरह से आइडियोलॉजिकली ये करते थे। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि एक पार्लियामेंट में हमने बिल्कुल ठीक से, मुझे याद है, ये मॉनसून सत्र था, राहुल गांधी अडानी की बात को लेके बिल्कुल अड़े हुए थे, और इंडिया में गठबंधन में उसी समय दो फाड़ हो गए थे। अरे ये क्या बात है, अडानी अडानी, मतलब वो अडानी पे एक इंडिया गठबंधन के एक बड़ा बहुसंख्यक लोग कंफर्टेबल नहीं थे। उनको लगता था कि अडानी जी से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि माल आता है उधर से। मैं इस पे भी एक चीज कहूंगा कि अडानी ठीक है, बीजेपी को कंट्रोल तो कर ही रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अडानी ऑपोजिशन में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, और ये राहुल ही गांधी हैं जो धीरे 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 उस कोहरे को छांट रहे हैं, और अडानी का जो भी रिश्ते हैं उससे क्या इंडिया गठबंधन, जो मैं फिर उसी बात पे वापस आ रहा हूं जो मैं सबसे पूछ रहा हूं, इंडिया गठबंधन इससे कितना मजबूत होगा या कितना शक्तिशाली होगा? थैंक यू सर। देखिए आनंद जी, मेरा अपना ये पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं भी कुछ कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूं। मेरी पार्टी जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। मतलब आगे मैं भी कैपिटलिज्म तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं है। जैसे आप देखिए कि जमनालाल बजाज जी, अंबालाल साराभाई जी और जीडी बिरला जी, ये सब गांधी जी के बहुत क्लोज लोगों में से एक थे। और जब जमनालाल बजाज जी की डेथ हुई थी तो महादेव देसाई जी ने लिखा था कि उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी थी, और उसमें जमनालाल बजाज के बारे में ये लिखा था कि ये देश की दौलत का ये खजांची देश के सम्मान का भी खजांची था। तो आपको तो पता ही होगा। तो क्या है कि लेकिन पहले जो, अगर आप देखिएगा कि चाहे वो जमनालाल बजाज जी हों, अंबालाल साराभाई जी हों, जीडी बिरला जी हों, या जो पहले के जो कैपिटलिस्ट थे, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के नेशनल मूवमेंट के साथ जो है वो जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो नेशनल मूवमेंट या आजादी का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की थी। और जमनालाल बजाज जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो शायद एक दो बार जेल भी गए थे। अब देखिए होता क्या है, प्रॉब्लम कहां आती है। अडानी जी के चेहरे से हमको कोई चिढ़ नहीं है आनंद सर, या मुकेश अंबानी साहब के चेहरे से हमको कोई चिढ़ नहीं है। अगर देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके अडानी जी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर वो 2024 में या 2023 में, मुझे सन नहीं याद है, 18 लाख करोड़ के आसपास है, तो उस मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको क्या फायदा हो रहा है? अगर उनको फायदा हो रहा है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर कहीं वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो कुछ लिमिटेड लोगों तक रह जाता है तब प्रॉब्लम है। जैसे अडानी साहब के जो एम्प्लॉइज हैं, मतलब लगभग 18 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद लगभग 47-48 हजार आनंद सर उनके एम्प्लॉइज हैं। तो प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि आप अपना देखिए कि जो आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पर एम्प्लॉय है वो कितना ज्यादा उसमें डिस्पैरिटी है। प्रॉब्लम यहां पर है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और मेरी वजह से, मेरे 1 लाख कमाने की वजह से अगर मान लीजिए कि हमारे 20 एम्प्लॉयज भी हो जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि मेरा बिजनेस अच्छा है। एक हिसाब से सोशलिस्ट मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म है कि मैं भी कमा रहा हूं और हमारे साथ 10-15 एम्प्लॉयज जो हैं उनके भी घर चल रहे हैं। अब आप देखिए कि मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोका कोला का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में ये अडानी जी की बात हुई, एक हिसाब से हम लोग कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं।
कोका कोला का, आनंद सर, जो बिजनेस था, जो 2012 में, देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, कोका कोला ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया था कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज 1,50,900 थे, और इनका जो प्रॉफिट था वो लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। मैं इस टाइम भूल गया हूं कि कितने प्रॉफिट्स हैं, लेकिन आज 2023 की अगर आप बात करिएगा, 2023-24 की जो लास्ट डेटा हमारे पास है, तो इनका जो बिजनेस है वो लगभग 4,500 करोड़ से बढ़ गया, और इनके जो एम्प्लॉयज थे वो 25,000 पर रह गए, जो पहले करीब 1.5 लाख के आसपास हुआ करते थे। तो कोका कोला अगर भारत में ऑपरेट कर रहा है, आनंद सर, तो उस हिसाब से अगर मान लिए उनकी लाखों बिलियन डॉलर्स के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो कम से कम 5-10 लाख तो एम्प्लॉयज होने चाहिए ना। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो अडानी साहब हो, कोका कोला हो, मुकेश अंबानी हो, जब देश के रिसोर्सेस का जो आप बोल सकते हैं इस्तेमाल करके अगर देश के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम तब आती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आज से 5 साल पहले आप टेलीकॉम कंपनीज के बारे में ही सुनते होंगे कि आइडिया थी, वोडाफोन थी, टेलीनॉर था, और रिलायंस, अनिल धीरूभाई अंबानी थे, और तमाम कंपनीज थी टेलीकॉम की। आज आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिलायंस रह गई है और एक एयरटेल है। अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आनंद सर कि ये जो बाकी कंपनीज को मारा गया है, ये सरकारी षड्यंत्र के बाद मारा गया है। इंटरकनेक्ट चार्जेस एक चीज होती है, बस मैं 2 लाइन आपको इसके बारे में बता दूं। इंटरकनेक्ट चार्जेस वो होते हैं कि अगर आपने वोडाफोन से फॉर एग्जांपल आइडिया पर कॉल की, तो वोडाफोन को आइडिया को एक 30 पैसे पहले देने होते थे, जो इनकमिंग है, जिसके ऊपर इनकमिंग आ रही है। वो सरकार ने 30 पैसे से कम के करके कुछ किए, उसके बाद में ये 6 पैसे पे ले आए। और क्यों ले आए थे? क्योंकि जब मुकेश अंबानी जी ने अपना रिलायंस लॉन्च किया था, तो उन्होंने इतना ज्यादा फ्री बांट दिया था कि इंटरकनेक्ट चार्जेस जो है उनको दूसरी कंपनीज को बहुत ज्यादा देने पड़ रहे थे, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में देने पड़ रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि 30 पैसे से 20 पैसे, 20 पैसे से 10 पैसे, और उसको 6 पैसे पे ले आई। उसके बाद में इसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी जो कंपनीज थी वो मर गई, क्योंकि आउटगोइंग कॉल्स इन्होंने फ्री में सिम बांट दिए थे, और आउटगोइंग कॉल्स जो है वो अनलिमिटेड ओरिजिनेट हो रही थी रिलायंस से, और बाकी सारी कंपनीज मर गई। तो प्रॉब्लम वहां पर आती है। अब जैसे अभी अब आ जाते हैं, आपने बात की शरद पवार जी की, आपने बीच में नीतीश कुमार जी की भी बात की, आपने राहुल गांधी जी की भी बात की। आनंद सर देखिए, एक बात तो मैं राहुल गांधी जी की मानता हूं, भाई हमारे इंडिया अलायंस में कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं, कि जिस तरह से एक पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने खासकर एक पूरा कैंपेन राहुल गांधी जी के अगेंस्ट खड़ा किया, उनको पप्पू कहा गया, उनको टप्पू कहा गया, उनको तोता ओढ़ो, मैना ओढ़ो, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की संज्ञाओं से उनको किया गया। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद वो पॉलिटिक्स छोड़ लेता या खुदा न खास्ता फांसी लगा लेता, लेकिन राहुल गांधी जी लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और उन्होंने एक शानदार यात्रा भी निकाली। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं आनंद सर, कि जितनी छटनी हो जाए उतना ही बेहतर है। भले 5 लोग रहें, लेकिन वो लड़ने वाले रहें। अब आप देखिए क्या होता है कि एक तरफ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, जब वो उसकी कम्युनिकेशन कमेटी या कौन सी कमेटी थी 2013 में, जब उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी मोदी जी के नाम पर छोड़ करके उनका अलायंस एनडीए का वो बाहर चले आए। फिर नीतीश कुमार जी फिर वहां गए, फिर यहाँ आए, फिर वहां गए, फिर यहाँ आए। तो ये जो आइडियोलॉजी को जो गिरवी रखने वाली बात है, मेरे हिसाब से आनंद सर ये ठीक नहीं है। मगर अब क्या है कि पॉलिटिक्स भी करनी है, तो हमको ये भी देखना होगा कि जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, तो अगर शायद हम उनको ठीक से हैंडल कर लेते तो मोदी जी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अब चलिए भाई, नहीं हो पाया तो उसका क्या किया जाए। जी जी। और मैं हाँ जी जी, नहीं आप कंप्लीट करिए फराज भाई। हाँ, नहीं आप बस मैं एक बात कह के कंप्लीट कर रहा हूं कि देखिए आनंद सर, क्या है ना कि हमको अपनी भी कुछ ना कुछ कमियों का जो इंट्रोस्पेक्शन है वो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के इलेक्शन चल रहे थे,
अब मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी अगर हमने ठीक से हैंडल किया होता तो शायद हम वहां जीत जाते। हरियाणा के इलेक्शन को भी अगर हमने ठीक से हैंडल किया होता तो शायद हम जीत जाते। और मेरा एक पर्सनल बिलीव ये है आनंद सर कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ और ये दोनों पार्टियां कहती रही कि साहब हमारा जो अलायंस है वो अलायंस हुआ था पार्लियामेंट के लिए, लेकिन मेरे गले ये बात नहीं उतरती है कि अलायंस जो है वो आइडियोलॉजी के ऊपर होते हैं, अलायंस खाली पावर के लिए नहीं होते हैं। तो क्या आपकी आइडियोलॉजी सेंटर के लिए दूसरी थी और स्टेट के लिए दूसरी है? तो ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र दल हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं, हमको दूरंदेशी से काम लेना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के लिए तो कम से कम इतना कह सकता हूं कि वी आर कमिटेड कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसीलिए पार्लियामेंट में देखिए हमारे जो लीडर हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा 2017 से अगर आप इतिहास देखिएगा तो 2017 में हमने गठबंधन किया कांग्रेस से, बड़ा दिल दिखाया। 2019 में बहन जी के साथ लड़े, बड़ा दिल दिखाया। और कम से कम मैं अपनी पार्टी की तरफ से तो ये कमिटमेंट दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए इंडिया अलायंस को जो भी सपोर्ट चाहिए समाजवादी पार्टी से, वी आर रेडी टू एक्सटेंड। जी सर। जी